डॉक्टर हेडगेवार कलकत्ता क्यों गए? कलकत्ता इसलिए गए कि वो क्रांतिकारियों का गढ़ था और डॉक्टर स्वयं क्रांतिकारक थे, वो सब जानते थे बात। लेकिन कलकत्ता में जो क्रांतिकारियों की वरिष्ठ संस्था है अनुशीलन समिति, उसके सदस्य भी थे। वो 1916 में LCPNS लाइसेंसेड मेडिकल प्रैक्टिशनर वगैरह LCPNS ये डिग्री लेकर नागपुर आए। तो वहाँ ही उनके ध्यान में आया कि एक दो यूरोपियनों को मारकर अंग्रेज भाग जाने वाले नहीं। और दूसरी भी बात ये ध्यान में आई उनकी कि समाज में जब तक स्वराज्य की या स्वातंत्र्य की आकांक्षा सामान्य व्यक्ति के मन में पैदा नहीं होती तब तक इस प्रकार के बलिदान निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप को उस गतिविधियों से दूर किया और कांग्रेस में शामिल हुए। उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये इनका ही कांग्रेस में सब वर्चस्व था। मंडाले के कारावास से वो छूटकर 2 साल पहले 1914 में आए थे और डॉक्टर साहब 1916 में नागपुर आए कलकत्ते से। बहुत उग्र भाषण देते थे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे। तो एक भाषण के लिए उनको 1 साल की सख्त कारावास की सजा भी हुई। अच्छा। छूटने के बाद में उनके स्वागत में जो कार्यक्रम हुआ उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और अंसारी नाम के कांग्रेस के नेता थे, वो भी उपस्थित थे। धीरे धीरे उनके ध्यान में बात आई, तो खासकर खिलाफत आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया उसके कारण कि केवल स्वतंत्र की आकांक्षा निर्माण होने से काम नहीं चलेगा, उसको दिशा देने वाला कोई संगठन चाहिए। जैसे ट्रेन चलानी है तो डिब्बे तो है, आदमी में बैठे हैं, लेकिन उसको एक इंजन लगता है और इंजन के साथ बाकी के डिब्बे जो जुड़े हुए रहते हैं तो वो ट्रेन को गति मिलती है और जा सकती है। तो ऐसा एक इंजन बनाना, और इसलिए उन्होंने 1925 में 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना की। सम्मानीय संघ की प्रतिज्ञा 1942 में ली। उसमें यह था कि हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना, जो अभी आज के प्रतिज्ञा में नहीं है। 1947 के बाद में प्रतिज्ञा में अंतर है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति ये उनका ध्येय था। तो जिस प्रकार मैथिनी और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली में और स्वतंत्रता का आंदोलन चला, वो संभव था उनका आदर्श होगा। तो उस प्रकार उन्होंने संघ की स्थापना की। उसकी पृष्ठभूमि है और किनको लिया, तो जिनके मस्तिष्क कोरे हैं, जिस पर कोई दूसरे परिणाम नहीं है, ऐसे 10 से 14 उम्र के लड़कों को एकत्रित किया। तो लोग तो डॉक्टर हेडगेवार को पागल ही कहते थे कि 35 साल का आदमी लड़कों के साथ खेल रहा है। लेकिन उनमें उन्होंने संगठन की कहेंगे कि ज्वाला प्रज्वलित की। 1883 में वासुदेव बलवंत फड़के को फांसी हुई। 1911 में जब दिल्ली का राजधानी बनाया गया तब उस दिन लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। 1931 में भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को फांसी हुई। चाफेकर ब्रदर्स का वो सारा हुआ, सब महाराष्ट्र के आंदोलनों में। क्या इन सब से डॉक्टर साहब बिल्कुल अछूते थे, या उन्होंने जैसे आपने बताया कि कांग्रेस के साथ मिलकर के एक बिल्कुल नरमवादी रुख अपना लिया, और वो जो गर्मजोशी की भावना थी जो तिलक के साथ थी वो वाली नहीं रही? क्या ऐसा है? मैंने इसलिए बताया कि वो कलकत्ता इसलिए गए कि क्रांतिकारियों के साथ में वे रहे। लेकिन उनको ध्यान में ये आया कि भगत सिंह कहिए, वासुदेव बलवंत फड़के कहिए, चाफेकर कहिए, इनके देशभक्ति के बारे में उनको संशय कुछ नहीं था। वो तो उनके भक्त थे, उसी रास्ते से जा रहे थे। तब जब उनको लगा, बंगाल में उनको लगा, कलकत्ते में उनको लगा कि इससे देश स्वतंत्र नहीं होगा। मैंने उनका एक भाषण 35-36 का मुझे याद में है कि उन्होंने कहा कि अपनी गुलामी के लिए वो अंग्रेज़ों को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे,
लेकिन ये हमारी गुलामी के लिए ही हम ही जिम्मेदार है। कौन चला रहा है अंग्रेजों का राज? हम ही चला रहे। कौन कलेक्टर है? हमारे लोग कलेक्टर है। मैं जालियनवाला बाग गया था, मुझे वो याद आया कि गाइड वहाँ बताता था कि वहाँ गोली उनके निशान बताता है, यहाँ यहाँ हाँ। लगे हैं। लेकिन गोलियाँ किसने चलाई? सब सारे भारतीय लोग नौकर थे वहाँ। हाँ। तो हम किसकी नौकरी कर रहे हैं, इसका जब तक ज्ञान और अनुभव और अनुभूति सामान्य जनता में नहीं होगी, तब तक देश आज़ाद होगा भी तो आज़ादी टिकेगी नहीं। पहले अंग्रेज आने के पहले या मुगल आने के पहले हम आज़ादी थे, हमारे लोगों के रास्ते। मराठों के साथ में अगर पेशवे लड़ते थे तो ग्वालियर की सिंधिया और इंदौर के होलकर, तो क्योंकि हम एक राष्ट्र है, तो उन्होंने कहा कि इस देश का भाग्य और इस देश का भवितव्य हिंदुओं के साथ में जुड़ा हुआ है, और इसलिए उन्होंने हिंदू संगठन को का रास्ता चुना। ये उसका कारण है। इसका मतलब ये एक रिफॉर्मेशन का काम भी था, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम, ट्रांसफॉर्मेशन, अनफोल्डमेंट कहिए हम कहें, अनफोल्डमेंट। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं अनफोल्डमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया है। यानी अभिजात देशभक्त तो थे ही, तो आपने वो बताया कि फेंक दिया वंदे मातरम के लिए, उनको रस्टिकेट किया गया। कलकत्ता में गए, वो भी देखा उन्होंने, वो सब गतिविधियाँ जानते थे। यहाँ के सामान्य व्यक्ति के अंतःकरण में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कोई आस्था होनी चाहिए, कोई लगाव होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। और जिनके अंतःकरण कोरे हैं, जिन पर कोई दूसरे पर आई सकता नहीं कहा। फिर दृश्यता तो संपूर्ण हिंदुस्तान का था। तो जो विद्यार्थी थे और संभ्रांत घरानों के थे, जो अपने बच्चों को बाहर शिक्षा के लिए भेज सकते थे, ऐसी उनकी आर्थिक स्थिति थी, ऐसे लोगों को नागपुर के बाहर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। राजा को पातुलर को लाहौर भेजा, तो मैं पास थे। कल्याणी करके वर्धा के मालगुजार थे, उनके लड़के को रावलपिंडी या सियालकोट में भेजा। भाऊराव देवरस को लखनऊ में भेजा। तो वो यहाँ पिए थे, लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी नहीं थी, तो उन्होंने जीत ली अपने पिताजी से कि मुझे कॉमर्स पढ़ना है। अच्छा। हाँ, तो वो फिर लखनऊ गए, वहाँ से बीकॉम हुए और LLB हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, ये भाऊराव देवरस की कर्तृत्व का परिणाम है। ये लोग संघ में आए और वहाँ जीवन समर्पित किया जैसा उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा कि पढ़ना नहीं है तो अंग्रेजी में जाना चाहिए। दादा पराव परमार को चेन्नई में यानी आज मद्रास में भेजा। तो ये तरुण थे, यानी इनकी उम्र 18 और 20 के बीच की, इतने इसमें उन्होंने। और वहाँ पर कुछ लोग अच्छे पढ़े, राजा को पातुरकर पढ़ने में रुचि नहीं थी, तो मैट्रिक के मैट्रिक रहे, लेकिन लाहौर में पंजाब में संघ की स्थापना करके वो आए। पर हमको आज़ादी मिल गई, पर ये जो खंडित आज़ादी मिली या हमारे गले में 1942 के मूवमेंट के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। 1942 में के अगस्त में गांधी जी अपना आंदोलन शुरू करने वाले नहीं थे। उन्होंने भाषण में कहा था, 2 बार कहा कि मैं अंग्रेजों को 6 महीने का अवधि देता हूँ, जिसमें वो इंडिया क्विट करें। तब अंग्रेजों को लगा कि 6 महीने का जो अवधि है वो हमारे लिए नहीं है, तो गांधी जी को आंदोलन की तैयारी करनी है। इसका एक प्रमाण है जो मैं अभी तारीख नहीं बता सकता। फिर अंग्रेजों की एक अच्छी विशेषता है कि 30 साल के बाद में जो गोपनीय यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है वो प्रकाशित करते हैं। तो 1972 में बैजनेट चीफ एडिटर बना तरुण भारत का, तो मैंने वो सारे खंड खरीदे 5 खंडों में। ट्रांसफर ऑफ पावर इस शीर्षक है उसका। उसमें से उस समय के यूपी के गवर्नर के नाम जिसको याद नहीं मुझे, अंग्रेज गवर्नर ने उस समय के वॉइस राय को, शायद लॉर्ड डिंडिगो को पत्र लिखा, डिंडिगो, कि गांधी जी 1943 के फरवरी मार्च में आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सिंगापुर से जापान की सहायता से हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे। वो उनको जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने जो बताया उसका ये अर्थ है।
अब अगस्त में आप 6 साल जोड़िए, बराबर फरवरी आता है। ठीक है। तो उन्होंने तय किया कि ये इनको पकड़ना है, तो भाषण के बाद नहीं पकड़ा, उनके अरेस्ट के ऑर्डर तैयार थे। यही केवल विचार था कि उनको अलग अलग जगह पकड़ना कि मुंबई में एक जगह आने देना। तो तय किया कि मुंबई में उनको एकत्रित आएंगे, उसके बाद पकड़ेंगे। किसको कहाँ रखना है, गांधी जी को कहाँ रखना, नेहरू पटेल को कहाँ रखना, ये सब डिसाइड कर लिया, तैयारी थी। हाँ ये सब तैयारी थी। ये सारा जो वातावरण बना, संघ को ये विश्वास था और अपेक्षा थी कि गांधी जी जब आंदोलन शुरू करेंगे तब संघ से भी परामर्श होगा। संघ इतना बड़ा तो नहीं था, हो गया था। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संघ कुछ था, बाकी थोड़ी थोड़ी शाखाएं थी। 1940 में आसाम छोड़कर सभी प्रांत से 2-4 क्यों न पेशावर से भी स्वयंसेवक आए थे, जिनके सामने डॉक्टर जी का अंतिम भाषण हुआ 10 जून 1940 को, और 21 जून को उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने वो तय किया था। फिर लोगों को जैसा लगा वैसा उन्होंने, क्योंकि वातावरण तो बना था आंदोलन का, भाषणों के कारण, इसके कारण। तो जैसे सातारा में उग्र आंदोलन हुआ, बिहार में उग्र आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ वैसे, राजस्थान में नहीं हुआ। यहाँ नागपुर के पास में चिमोर है, वहाँ उग्र आंदोलन हुआ। आष्टी में हुआ, लेकिन जिला वो कोई जिले के स्थान नहीं, जिले के स्थान पर कुछ मोर्चे बेटे निकले, वो समाप्त हो गया। तो हमारे वहाँ के संघ चालक है, उनके यहाँ पर था। अब जिन्होंने स्वयंसेवकों को मना नहीं किया, लेकिन संघ दृष्टि से तय किया उन्होंने। उसके मुझे कहते कि मैं तो जानता नहीं था, मैं 1942 में नागपुर में रहता, हमारे पिताजी बीमार थे, मेरी माता जी नहीं थी, तो मैंने उनके पास सेवा में उनके साथ अपने गाँव में गया था। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, सेवाग्राम के पास। तो उसके कारण अंग्रेज तैयार थे। और सुभाष चंद्र बोस का जो हमला हुआ वो 44 में हुआ, 43 में नहीं हुआ। वो जो कालखंड था डॉक्टर साहब का, कि जैसे वो जिस यूथ को लेकर वो आगे बढ़े थे और उन्होंने जो प्रसार किया था, तो गोलवलकर जी का सिलेक्शन उन्होंने कैसे किया? वैसे गुरुजी नागपुर के रहने वाले थे, इन संघ में सक्रिय नहीं थे। बनारस यूनिवर्सिटी में जब हो गए, और उस समय जैसा मैंने कहा कि भावराव को लखनऊ में भेजा, तो भैया जी दानी जो थे उनको बनारस भेजा था पढ़ने के लिए। वो भी एक मालगुजार के लड़के थे। उन्होंने गुरुजी को संघ के निकट लाया, भैया जी दानी ने। लेकिन गुरुजी को यहाँ बुलाया, आया भी, लेकिन वो संघ में उनका कुछ दायित्व नहीं दिया गया था। लेकिन शायद एक संघ शिक्षा वर्ग में उनको सर्वाधिकारी किया था, लेकिन उनका मन वो सन्यास की तरफ ही दौड़ता था। अच्छा। इसलिए संघ में आने के बाद भी वो सारगाछी के आश्रम में चले गए। वहां से वो 38 में वापस आए, और 38 में 39 में एक संघ की बैठक हुई। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सिंधी नाम का गांव है। वहाँ डॉक्टर साहब के एक मित्र थे, टाला टोलिया उनका नाम, वो भी मालगुजार से श्रीमान थे। उनके बंगले में कहिए, बगीचे में कहिए, एक बैठक हुई, जिससे संघ सब प्रांतों में तो चला गया, लेकिन प्रार्थना आधी मराठी थी, आधी हिंदी थी, तो उसको संस्कृत में बनाना चाहिए। उस बैठक में गुरु जी भी उपस्थित थे, बाला साहब देवरत भी थे, जैसे जिनका नाम मिला विठ्ठलराव पत्की, वो भी थे, और अप्पाजी जोशी, उनके यानी संघ स्थापना के पहले से भी जिनके वो क्रांतिकारी रूप में थे, वो वर्धा के थे, वो भी थे। उस समय अप्पा जी को डॉक्टर साहब ने, अप्पा जी ने तरुण भारत में उसके बारे में लेख लिखा था। अच्छा। उन्होंने कहा, डॉक्टर जी ने उनको पूछा अप्पा जी से कि मेरे बाद, वो 1939 की बात है, गुरुजी सर संघाचार कैसे चलेगा, कैसे होंगे तो कैसा चलेगा? तो अप्पा जी ने कहा कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा। तो गुरुजी को भी आश्चर्य लगा, तो हम लोगों को आश्चर्य लगा, हमको लोगों ने कि बाला साहब देवरत होंगे सर संघाचार, क्योंकि हम गुरुजी को जानते ही नहीं थे। बाला साहब नागपुर के कार्यवाह थे। बाला साहब को कल बंगाल में प्रचार करके भेजा था, 1 साल के अंदर बुलाया वापस, क्यों नागपुर का कारोबार देखे, क्यों सारे प्रचारक जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, नागपुर से और पुणे से जाएंगे सारे जो प्रचारक भिन्न भिन्न प्रांतों में भेजे, वो नागपुर से भेजे गए। उसके पीछे प्रेरणा थी बाला साहब देवरत से। डॉक्टर साहब की वो प्रतिभा की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण ये सब लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर
पूरे पूरे मन वचन कर्म से संघ के कार्य को कर रहे थे। ये प्रेरणा ये थी कि हमको देश को आज़ाद बनाना है, और आज़ाद देश होता है कि सामान्य व्यक्ति के अंदर, यानी व्यक्ति निर्माण जिसको हम बोलते हैं, कि उसमें वो भावना होनी चाहिए, और जिनमें भावना है उनका संगठन होना चाहिए। और संगठन की उन्होंने, यानी हिंदुओं में भेद तो जानते थे, वो भाषा के भेद थे, जाति के भेद थे, तो उन्होंने एक नया ढंग सोचा। मैं जिसको कहूँगा कि रिवोल्यूशनरी कोई आज्ञा ही संघ में, जो संघ को परिवर्तन किया है, वो है एकशः संपत्ति। एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम किस जाति के हो, कितने पढ़े हो, गरीब हो या धनवान हो, इसका होगा, एक लाइन में खड़े हो जाओ। और एक लाइन में खड़े होने को कहा, एक लाइन में चलना सिखाया, एक लाइन में बैठकर भोजन करना सिखाया।